स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि गांधी मैदान ने फिर देखा सत्ता का नया अध्याय। सम्राट ने कैबिनेट विस्तार से दिया नई राजनीतिक पारी का संकेत। दरअसल बातें हैं कि पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से बिहार की राजनीति का बड़ा ऐतिहासिक पल देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए नई राजनीतिक पारी की शुरुआत का संकेत दिया है। यहाँ इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई नए और पुराने चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण बनते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैबिनेट विस्तार में गठबंधन संतुलन, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी और जेडीयू समेत सहयोगी दलों के नेताओं को मंत्री पद देकर की सरकार ने एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश की है। इस दौरान कई नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने भंग कर दी विधानसभा। ममता के इस्तीफा नहीं देने के बाद लिया गया एक्शन। दरअसल बातें हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने का फैसला किया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और चुनाव नतीजे के बाद भी पद पर बनी रही। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है तथा संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर के बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में राज्यपाल ने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग करने का निर्णय लिया है। अब आगे की प्रक्रिया के तहत नई सरकार के गठन या फिर अन्य संवैधानिक विकल्पों पर फैसला लिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके का कदम असाधारण परिस्थितियों में ही उठाया जाता है और इसका सीधा असर राज्य की राजनीति में पड़ता है। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने और फिर राज्यपाल की कार्रवाई के बाद अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पटना में मोदी नीतीश की केमिस्ट्री। पीएम के इशारे पर सम्राट ने नीतीश को बुलाया, फिर मंच पर दिखा याराना। दरअसल बातें हैं कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक दिलचस्प राजनीतिक नजारा देखने को मिला। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मंच पर खास तालमेल नजर आया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इशारों पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मंच पर बुलाया, जिसके बाद तीनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंच पर यह पल काफी खास रहा, जहां पर राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी नेताओं के बीच सहज बातचीत और फिर मुस्कान ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस दौरान मोदी और फिर नीतीश के बीच बातचीत और हंसी मजाक भी हुआ, जिसे कई लोग राजनीतिक केमिस्ट्री के रूप में भी देख रहे हैं। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार होंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। जाने सम्राट कैबिनेट में विजय सिन्हा को कौन सा मिला विभाग। दरअसल बातें हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी साफ हो गया है। इस नए बंटवारे में निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो सरकार के सबसे अहम विभागों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है। ये विभाग किसानों और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा होने के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह सरकार ने अनुभव और फिर नए चेहरे के बीच से संतुलन बनाने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विभागीय बंटवारा सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जहां पर स्वास्थ्य और कृषि जैसे सेक्टर पर खास फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद भी कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जिससे स्पष्ट है कि नई सरकार प्रशासन और फिर विकास दोनों मोर्चों पर तेजी से काम करना चाहती है। 8वीं बार मंत्री बनी नीतीश के बाद सम्राट कैबिनेट में भी काबिज। लेसी सिंह का सियासी सफर जाने। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में लेसी सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि वे लगातार 8वीं बार मंत्री बनी हैं। पहले नीतीश कुमार की सरकार में अहम भूमिका निभाने के बाद अब सम्राट चौधरी की कैबिनेट में भी उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी है। ये उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ और फिर अनुभव को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेसी सिंह लंबे समय से बिहार की सक्रिय राजनीति में है और पूर्णिया क्षेत्र से उनका गहरा जुड़ाव है। जब पूर्णिया के धमदाहा से विधायक हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में
संगठन और सरकार दोनों स्तर पर काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती रही है। जहाँ उनकी छवि एक जमीनी नेता की रही है जो क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता से उठाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार 8वीं बार मंत्री बनना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। लेसी सिंह का यह सफर ये दिखाता है कि वे बिहार की राजनीति में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा बन चुकी है। आने वाले समय में भी उनकी भूमिका सरकार और फिर संगठन दोनों में महत्वपूर्ण बनी रहने की उम्मीद है। मंत्रियों की है बिहार की नई कैबिनेट की फौज, लेकिन बस एक मुसलमान मंत्री, जाने कितनी दौलत का मालिक। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में कुल 32 मंत्री शामिल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम मंत्री होने को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्थिति पहले भी देखने को मिली थी, जब पिछले सरकार में भी केवल एक मुस्लिम चेहरा शामिल था, जब उस समय जेडीयू के नेता जमा खान ही कैबिनेट में अकेले मुस्लिम मंत्री थे, जिससे सामाजिक संतुलन पर सवाल उठते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा कैबिनेट में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित ही रह गया है, जबकि अन्य वर्गों को संतुलित तरीके से शामिल करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर के ये कैबिनेट सामाजिक समीकरणों जैसे कि जाति, क्षेत्र और फिर राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रख करके बनाई गई है, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अगर संपत्ति यानी कि दौलत की बात करें तो फिर बिहार कैबिनेट के अधिकांश मंत्री करोड़पति हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 से 90% मंत्री करोड़पति श्रेणी में आते हैं और कई नेताओं की संपत्ति करोड़ों में है। उदाहरण के तौर पर एक मंत्री की संपत्ति करीब 31 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी, जबकि औसत संपत्ति भी कई करोड़ रुपए के आसपास है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैबिनेट में प्रतिनिधित्व और फिर संपत्ति दोनों ही मुद्दे राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। एक और जहां पर सामाजिक संतुलन पर सवाल उठते हैं, वहीं पर दूसरी ओर नेताओं की संपत्ति को लेकर भी जनता और फिर विपक्ष की नजर बनी हुई है। बिहार में फिर मंत्री बने दीपक प्रकाश, पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया। दरअसल बात है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद उनके परिवार और फिर समर्थकों में खुशी का माहौल है। मंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुशी जताते हुए युवाओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी मिश्रा कुशवाहा ने कहा कि सरकार में अब युवाओं को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं और ये बदलाव सकारात्मक दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि नई कैबिनेट में अनुभव और फिर युवा ऊर्जा का अच्छा संतुलन देखने को मिल रहा है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में कई युवा चेहरे को मौका दिया गया है, जिससे सरकार एक नया संदेश देना चाहती है। दीपक प्रकाश का दोबारा मंत्री बनना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां पर अनुभवी और नए नेताओं के बीच संतुलन बनाकर के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लालू के लाल को हराने वाले संजय सिंह को फिर मिली मंत्री पद की जिम्मेदारी, चिराग पासवान ने जताया भरोसा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से संजय सिंह की चर्चा में है, जिन्हें दोबारा मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि संजय सिंह वही नेता है जिन्होंने चुनाव में तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दी थी और अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की थी। अब उन्हें फिर से मंत्री बनाकर के पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने भी संजय सिंह पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। ये फैसला गठबंधन के भीतर संतुलन बनाने और फिर मजबूत नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संजय सिंह को संगठन और फिर सरकार दोनों स्तर पर अनुभवी नेता माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोबारा मंत्री बनना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और ये उनके कामकाज पर भरोसे को दर्शाता है। सीएम सम्राट चौधरी की सैलरी कितनी? बिहार में सबसे बड़ा सरकारी बंगला, लग्जरी कार और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा। दरअसल बात यह है कि वैसे तो संविधान में मुख्यमंत्री के वेतन भत्ता की राशि का जिक्र नहीं है, लेकिन नियम अनुसार विधानमंडल उसका निर्धारण करता है। राज्यों के स्तर पर इसमें एकरूपता नहीं है। या तेलंगाना में सबसे ज्यादा 4,10,000, तो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री को सबसे कम 1,05,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। वहीं पर बिहार में ये राशि 2,15,000 रुपये है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को हर महीने 2,15,000 रुपये मिलते हैं जब वेतन के तौर पर। वेतन के अलावा मुख्यमंत्री को कई भत्ते और फिर सुविधाएं मिलती हैं। चूंकि मुख्यमंत्री पर पूरे राज्य के शासन का दायित्व होता है, इसलिए उन्हें सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा सरकारी बंगला मिलता है,
पूर्ण रखरखाव और कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा सरकारी बंगला मिलता है। ड्राइवर और फिर एस्कॉर्ट के साथ उनकी सरकारी कारें लग्जरी होती है। देश प्रदेश में मुफ्त यात्रा की सुविधा और फिर अपने लिए विमान हेलीकॉप्टर भी, या स्वयं के साथ 100 जनों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज मिलता है, यानी कि इलाज फ्री मिलता है। वहीं पर उच्च स्तरीय सुरक्षा जो खतरे की आशंका के आधार पर प्राय जेड या फिर जेड प्लस श्रेणी की होती है। सचिवों, सहायकों और फिर अन्य कर्मचारियों सहित निजी कर्मचारी मिलते हैं। मुख्यमंत्री और फिर उनके परिवार पूरे देश में सरकारी अतिथि गृह में ठहर सकते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार में विभागों का बंटवारा, जाने किसे मिला कौन सा मंत्रालय। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसको कौन सा विभाग दिया गया है। सभी मंत्रियों के बारे में अगर बात की जाए तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का, जो कि मुख्यमंत्री है। उन्हें गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग मिला है। वहीं पर विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्तीय और वाणिज्य कर, वहीं पर निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग, वहीं पर विजय कुमार सिन्हा को कृषि विभाग, वहीं पर मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग, वहीं पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वहीं पर नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वहीं पर श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वहीं पर संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा और फिर विधि विभाग, साथ ही साथ शैलेश कुमार को ऊर्जा विभाग, जो उसके बाद दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग, रामप्रीत प्रसाद को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वहीं पर भगवान सिंह कुशवाहा को योजना एवं विकास विभाग, वहीं पर रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इस बंटवारे में बीजेपी, जेडीयू और विभाग सौंपा गया है। जी हाँ, इस बंटवारे में बीजेपी, जेडीयू और फिर अन्य सहयोगी दलों के बीच तालमेल साफ नजर आ रहा है। वित्त और फिर स्वास्थ्य जैसे बड़े विभाग अनुभवी नेताओं को दिए गए हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सके। 100 रुपये प्रति पीस वाला फल अब बिहार में उगाकर भी हो सकती है कमाई, सांसद ने दिखाया रास्ता। दरअसल बातें हैं कि बिहार के किसानों के लिए एक नई कमाई का रास्ता खुलता नजर आ रहा है, जहां पर एक खास किस्म का फल करीब 100 रुपये प्रति पीस तक बिक रहा है। इस फल की खेती को लेकर के अब जागरूकता बढ़ाई जा रही है और किसानों को इसे उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ये खेती के लिए एक लाभदायक विकल्प बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सांसद ने खुद इस फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और किसानों को इसके फायदे समझाए हैं। उन्होंने बताया है कि कम जमीन में भी इस फल की खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। साथ ही साथ इसकी खेती में लागत कम और फिर मुनाफा ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे छोटे और फिर मध्यम किसान भी आसानी से इसे अपना सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ ऐसे हाई वैल्यू फसलों की ओर ध्यान दे तो फिर उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। ये पहल न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी, बल्कि बिहार में कृषि के नए मॉडल को भी बढ़ावा देगी, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत हो सकती है। बिहार के सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से बच्चे हुए बीमार। दरअसल बातें हैं कि बिहार के सहरसा जिले में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर 200 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल में चावल दाल खाया था, जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और फिर घबराहट जैसी शिकायतें होने लगी। देखते ही देखते स्कूल में अफरा तफरी मच गई और कई बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बच्चों की हालात ज़्यादा खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन और फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह प्रारंभिक जानकारी में खाने की गुणवत्ता या फिर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रशासन ने मिड डे मील के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया है और स्कूल प्रबंधन से भी जवाब मांगा गया है। इस घटना ने एक बार फिर से मिड डे मील योजना की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सभी बच्चों की हालात पर नजर रखी जा रही है और सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मैं अपने पिता के सिद्धांतों के अनुसार ही चलूंगा। पिताजी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो काम किया है उसे आगे जारी रखेंगे।
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। दरअसल बात है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है और इसी के साथ नए मंत्रियों के बयान भी सामने आने लगे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार ने कहा कि वे अपने पिता नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर चलेंगे और पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यह उनके इस बयान को नई जिम्मेदारी के साथ एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत कुमार ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य के विकास कार्यों को गति देना और जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना होगा। उन्होंने अपने पिता के अनुभव और फिर नीतियों को मार्गदर्शन बताते हुए भरोसा जताया है कि वे उसी दिशा में काम करेंगे जिससे बिहार को आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरान उन्होंने विकास, प्रशासनिक सुधार और फिर जनसेवा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत कुमार का ये बयान न सिर्फ उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि वे खुद को एक जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि वे अपने वादे और फिर सिद्धांतों को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाते हैं। राजस्व कार्यों में सुस्ती, अब अधिकारियों पर पड़ेगी भारी। हर दिन आधे घंटे तक सीधे मुख्यालय की रडार पर रहेंगे अंचल। दरअसल बातें हैं कि बिहार में राजस्व कार्यों में हो रही देरी और फिर सुस्ती को लेकर के सरकार अब सख्त हो गई है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य के सभी अंचल कार्यालय हर दिन कम से कम आधे घंटे तक सीधे मुख्यालय की निगरानी में रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना और लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है ताकि आम लोगों को समय पर सेवाएं मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा नजर रखा जाएगा, खास करके जमीन दाखिल खारिज और फिर अन्य राजस्व से जुड़े मामलों में देरी को कम करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। यह सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और लापरवाही करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की भी संभव हो सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके की डिजिटल और फिर रियल टाइम निगरानी व्यवस्था प्रशासन को अधिक प्रभावी बना सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि आम जनता को भी सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। बंगाल में बीजेपी का मंगल करने वाले एमएलए पांडे बिहार कैबिनेट से आउट, नेशनल लेवल पर मिलेगा कोई पद। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक मंगल पांडे को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिलने से सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल पांडे ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के प्रचार और संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिससे पार्टी को फायदा मिला है। लेकिन बिहार कैबिनेट में उन्हें शामिल न किए जाने के पीछे राजनीतिक संतुलन और गठबंधन की मजबूरियां बताई जा रही है। बिहार में राजस्व कार्यों की डिजिटल घेराबंदी, अब हर दिन होगी अंचलों की सीधी समीक्षा, सचिव खुद करेंगे वीसी के जरिए पड़ताल। दरअसल बातें हैं कि बिहार में राजस्व विभाग के कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के अंचल कार्यालयों की हर दिन सीधे समीक्षा की जाएगी, जिसमें विभाग के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद निगरानी करेंगे। इस नई व्यवस्था का मकसद दाखिल खारिज, जमीन मापी और फिर अन्य राजस्व कार्यों में हो रही देरी को खत्म करना है, ताकि लोगों को समय पर सेवाएं मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन कम से कम 2 अंचलों की गहन जांच की जाएगी, जिसमें लंबित मामलों और फिर अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा होगी। खास तौर पर दाखिल खारिज और फिर ई मापी जैसे अहम कामों पर नजर रखी जाएगी, यह क्योंकि इनसे जुड़े मामलों में अक्सर शिकायतें सामने आती रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों में इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू कराएं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की डिजिटल मॉनिटरिंग से प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी और फिर कामकाज में तेजी आएगी। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो फिर न सिर्फ भ्रष्टाचार और लापरवाही पर लगाम लगेगी बल्कि आम जनता को भी सरकारी सेवाओं का बेहतर और समय पर लाभ मिल सकेगा। कौन है निशांत कुमार? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है निशांत कुमार। कभी नीतीश कुमार ने स्कूल से कटवा दिया था नाम। स्कूल के शिक्षक ने छड़ी से उनकी बुरी तरह से कर दी थी पिटाई। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में उभरते चेहरे निशांत कुमार को लेकर के लोगों में काफी दिलचस्पी है। जब वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक लौटते बेटे हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब उनका जन्म पटना में हुआ और शुरुआती पढ़ाई वहीं से सेंट कैरेंस स्कूल में हुई है। बाद में उन्होंने मसूरी और फिर BIT मेसरा से पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।
रिपोर्ट्स के अनुसार बचपन में उनके साथ एक घटना हुई थी जो अक्सर चर्चा में रहती है। स्कूल के दौरान एक शिक्षक ने उन्हें छरी से बुरी तरह से पीट दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और बुखार भी हो गया। जब ये बात नीतीश कुमार को पता चली तो वे काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने बेटे का नाम उसी स्कूल से कटवा दिया। निशांत कुमार लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे हैं और सादा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हाल के समय में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और अब मंत्री बनकर के नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। निशांत कुमार की एंट्री को बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। निशानेबाज से मंत्री तक, कौन है श्रेयसी सिंह, जिन्हें सम्राट सरकार में फिर मिली जगह। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में श्रेयसी सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने खेल और फिर राजनीति दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी हैं और देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज बिहार सरकार में मंत्री बनकर के अहम जिम्मेदारी निभा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयसी सिंह का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी भी सांसद रह चुकी है। उन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और जमुई सीट से चुनाव जीत करके विधायक बनी। इसके बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और अब वो फिर से सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रेयसी सिंह की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने खेल के मैदान से राजनीति तक का सफर तय किया है। वह बिहार में खेल और युवा विकास को आगे बढ़ाने पर खास फोकस करती है और उनकी छवि एक युवा, ऊर्जावान और आधुनिक नेता के रूप में उभर रही है। जब मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को पास बुलाया, हाथ पकड़ा। दरअसल बात है कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक खास पल देखने को मिला, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़ करके साथ बैठाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सहज बातचीत हुई और मुस्कुराहट देखने को मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मंच पर कई बड़े नेता मौजूद थे और कार्यक्रम अपने चरम पर था। जब पीएम मोदी के इस इशारे को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को सहज और सकारात्मक दिखाया है। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के छोटे छोटे इशारे राजनीति में बड़े संदेश देते हैं। अब एआई और ई वोटिंग से चमकेगा बिहार, कैबिनेट के 20 बड़े फैसले। दरअसल बातें हैं कि बिहार सरकार ने डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और फिर ई वोटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसका मकसद प्रशासन को स्मार्ट और फिर पारदर्शी बनाना है। सरकार का फोकस अब तकनीक के जरिए कामकाज को तेज करने और आम लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई वोटिंग सिस्टम को भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव में लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक आसान और फिर पारदर्शी हो सके। वहीं पर एआई का उपयोग सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस और फिर सेवा वितरण में किया जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार और देरी से काम किया जा सके। इसके अलावा कई विभागों में डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और फिर ई वोटिंग जैसे फैसले बिहार को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और आम जनता को सरकारी सेवाओं का बेहतर और तेज लाभ मिल सकेगा। बिहार में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, जल्द चालू होगी बंद पड़ी चनपटिया चीनी मिल, विभाग ने मांगा प्रस्ताव। दरअसल बातें हैं कि बिहार में रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है, जहां पर बंद पड़ी चनपटिया चीनी मिल को फिर से चालू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इसको लेकर के संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगा है, जिससे इस मिल को दोबारा चालू करके स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चीनी मिल लंबे समय से बंद पड़ी है, जिससे इलाकों के किसानों और फिर मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा था। अब सरकार की योजना है कि इसे आधुनिक तकनीक के साथ दोबारा शुरू किया जाए, ताकि गन्ना किसानों को सीधा फायदा मिल सके।
पटना हाईकोर्ट का फर्जी जज बनकर एडीटीयू से 20 लाख की ठगी, जाने पूरा मामला। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां पर ठगों ने खुद को पटना हाईकोर्ट का जज बता करके 20 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अपर जिला परिवहन पदाधिकारी यानी कि एडीटीयू को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को पटना हाईकोर्ट का जज बताया। अधिकारी ने उस पर भरोसा करते हुए एक बड़े ट्रांसपोर्ट का नंबर दे दिया, जिससे आगे ठगी की पूरी साजिश शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठगों ने ट्रांसपोर्टर से संपर्क करके जरूरी काम का हवाला देते हुए 20 लाख रुपए की मांग की और भरोसा दिलाया है कि पैसा जल्द वापस कर दिया जाएगा। जज का नाम और पद सुनकर के ट्रांसपोर्ट झांसे में आ गया और रकम ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो फिर आरोपी का मोबाइल नंबर बंद मिला और तब जाकर के पूरे फ्रॉड का खुलासा हुआ। सेम टू सेम लालू यादव के बेटे के बाद अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहली बार बने हेल्थ मिनिस्टर। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पहली बार मंत्री पद की शपथ दिलाई है। जी हाँ, खास बात यह है कि उन्हें सीधे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उनकी एंट्री काफ़ी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। ये कदम बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के उभार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई 2026 को हुए कैबिनेट विस्तार में निशांत कुमार समेत कुल 30 से ज़्यादा नेताओं ने शपथ ली। बताया जा रहा है कि पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने वह पद नहीं लिया और बाद में मंत्री बनने पर सहमति दी। अब स्वास्थ्य विभाग जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला परिवारवाद बनाम नए नेतृत्व पीढ़ी की बहस को और तेज करेगा, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा चुकी हैं। ऐसे में अगर बिहार की राजनीति में दोनों बड़े नेताओं के बेटों के बीच नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे भी जब पहली बार मंत्री बने तो उन्हें भी स्वास्थ्य विभाग दिया गया पहली बार, और नीतीश कुमार के बेटे को भी स्वास्थ्य विभाग दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि दोनों सेम लिखा हुआ तो है जी। जब कुर्सी पर मुख्यमंत्री की पर्ची देख थोड़ी देर के लिए ठिठक गए नीतीश। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से जुड़ा एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान अपनी सीट पर लिखी मुख्यमंत्री की पर्ची देख करके कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं। यह वाकया उस समय का बताया जा रहा है जब वे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपना निर्धारित सीट की ओर बढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही उनकी नज़र कुर्सी पर लगी मुख्यमंत्री की पर्ची पर पड़ी तो वे हल्का सा रुके और मुस्कुराते हुए बोला कि लिखा हुआ तो है जी। इसके बाद उन्होंने सहज अंदाज में स्थिति को संभाल लिया और आगे बढ़ गए। ये छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ लोग इसे अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौके अक्सर राजनीति के मानवीय और फिर हल्के फुल्के पहलू को सामने लाते हैं। दोस्तों, यूपी बिहार से बंगाल तक नया एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इसमें 12 जिले कनेक्ट होंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे पर काम तेज हो गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे के बाद एक और बड़ा सड़क प्रोजेक्ट होगा। यह 12 जिलों को जोड़ेगा बिहार के। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी से एक और बड़ा एक्सप्रेसवे निकलने वाला है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार से पश्चिम बंगाल तक को जोड़ने वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे होगा। पूर्वांचल से एक्सप्रेसवे बिहार होते हुए बंगाल तक जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत गंगा किनारे के इन राज्यों को जोड़े जाने की तैयारी है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 519 किलोमीटर है। ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, या इसकी अनुमानित लागत लगभग 32,000 करोड़ रुपए है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 12 बड़े जिलों से होकर के गुजरेगा। उत्तर प्रदेश में इसका लगभग 84 किलोमीटर का है। ये गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर के देवरिया और फिर कुशीनगर जिले को कवर करेगा। बिहार में इसकी लंबाई 416 किलोमीटर की होगी। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बिहार से होकर के गुजरेगा। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतापुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से गुजरेगा। पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर और ये एक्सप्रेसवे दार्जिलिंग की जिले के सिलीगुड़ी में जाकर के खत्म होगा। आपको बता दूं कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में 14 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी महज 6 से 8 घंटे में हो सकेगी।
ये पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है जो घनी आबादी वाले क्षेत्र को बचाते हुए खेतों और फिर खाली भूमि से होकर के गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकेगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के पिछले तराई क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारों के विकास को गति देगा। सिलीगुड़ी को चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे युद्ध या आपातकाल की स्थिति में सेना और फिर रसद को पूर्वोत्तर सीमा तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, जिसके बाद सीमांचल में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न है। जी हां, बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर है। सीमांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सम्राट सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग सौंपा गया है। वहीं पर पटना में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उनके मंत्री बनने के बाद सीमांचल खास करके किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारी से सीमांचल और फिर वैश्य समाज दोनों के लिहाज से बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह खबरें देखने की। दरअसल बात है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और 3 बार एमएलसी रह चुके डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार 7 मई 2026 को बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह पटना में आयोजित हुआ, जहां पर राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री बनने के बाद अब वे सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को भाजपा संगठन का मजबूत स्तंभ माना जाता है। वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वर्तमान में वे विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में उन्हें भाजपा का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। साथ ही उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी गिना जाता है। उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। साल 2009 से लगातार 3 बार से वे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुने जाते रहे हैं। सीमांचल में उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा नेतृत्व लगातार उन पर भरोसा जताता रहा है। इससे पहले वे बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि यही विभाग उनको इस बार भी सौंपा गया है। जब 2024 में उन्हें मंत्री पद छोड़कर के बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं पर 2 मई 1963 को जन्मे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिला के निवासी हैं, लेकिन सीमांचल खास करके किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में उनकी गहरी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है और किशनगंज में उनका अभी स्थानीय है। वहीं पर भाजपा को सीमांचल में मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम बताई जाती है। वहीं पर राजनीति के अलावा उनका शिक्षा और फिर स्वास्थ्य क्षेत्र से भी जुड़ाव रहा है। वे किशनगंज स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी वजह से सीमांचल में उनकी पहचान सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल वैश्य समाज की कलवार जाति से आते हैं और इस समाज में उनका मजबूत प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके मंत्री बनने से भाजपा को सीमांचल और फिर वैश्य समाज दोनों में राजनीतिक फायदा मिल सकता है। दोस्तों, 14 मई को पूरा किशनगंज अंधेरे में रहेगा। 14 मई को ब्लैकआउट हो जाएगा और तेज आवाज में सायरन बजेंगे। तेज आवाज में आपको सायरन सुनाई देंगे और उसी बीच अंधेरा छा जाएगा, यानी कि लाइट चली जाएगी। लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहेगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जय किशनगंज में 14 मई को एक बड़ा आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इस दौरान कुछ इलाकों में अचानक ब्लैकआउट किया जा सकता है, सायरन बजेंगे और राहत बचाव का अभ्यास भी होगा। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सहयोग करने की अपील की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में 14 मई को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य किसी भी बड़ी आपदा या फिर इमरजेंसी स्थिति में प्रशासन और फिर आम लोगों की तैयारियों को मजबूत करना है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने बताया है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान संभावित ब्लैकआउट की स्थिति बनाई जाएगी। कुछ निर्धारित क्षेत्रों में थोड़ी देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित की जा सकती है। साथ ही सायरन बजाए जाएंगे और अलर्ट संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास के जरिए ये जांचा जाएगा कि किसी आपातकालीन स्थिति में पुलिस
स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन दल, बिजली विभाग और राहत बचाव एजेंसियां कितनी तेजी और फिर बेहतर तरीके से काम कर सकती है। इसके अलावा आम लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि आपदा या फिर ब्लैकआउट जैसी स्थिति में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रशासन चाहता है कि लोग ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय सतर्क और तैयार रहें। जो सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान कई जगहों पर राहत और फिर बचाव कार्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रशासनिक टीमों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी विभागों के बीच लगातार बैठकें चल रही है। जिला प्रशासन ने खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि ब्लैकआउट और सायरन केवल अभ्यास का हिस्सा होंगे, इसलिए लोग किसी भी तरीके की गलत जानकारी फैलाने से बचें। किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में इस तरीके के मॉक ड्रिल को काफी अहम माना जा रहा है। जब प्रशासन का कहना है कि भविष्य में किसी भी आपदा, तकनीकी संकट या आपातकालीन हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार होना बेहद जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में आंगनबाड़ी व्यवस्था की लापरवाही पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड में एक आंगनबाड़ी सेविका को लगातार गड़बड़ी, बच्चों की कम उपस्थिति, अंडा वितरण में लापरवाही और बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोप में चयन मुक्त कर दिया गया है। जांच में कई बार केंद्र लगभग खाली मिला, जिसके बाद विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सेविका को हटा दिया। अब ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड के अंतर्गत तुलसिया पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 110 में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्र की सेविका प्रेमलता देवी को चयन मुक्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई SDPRO सह ICDS DPO अंकिता सिंह के आदेश पर की गई है। DPO अंकिता सिंह ने बताया है कि सेविका के खिलाफ लंबे समय से केंद्र संचालन में अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी। विभागीय जांच और फिर निरीक्षण के दौरान कई बार गंभीर खामियां भी सामने आई है। 29 जनवरी 2026 को हुए निरीक्षण में केंद्र पर 40 बच्चों का नामांकन था, लेकिन मौके पर सिर्फ 8 बच्चे मौजूद मिले। इस लापरवाही पर विभाग ने सेविका से 1256 रुपए की वसूली भी की है। इतना ही नहीं, इससे पहले 24 नवंबर 2025 और 19 अगस्त 2025 को हुए निरीक्षण में तो केंद्र पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं मिला था। इस मामले में भी सेविका से जुर्माने के तौर पर राशि वसूली गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि 9 मार्च 2026 को महिला पर्यवेक्षिका जब निरीक्षण करने पहुंची तब सेविका बिना किसी सूचना की अनुपस्थित थी। विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना। इसके अलावा बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार में भी गड़बड़ी मिली। शिकायत थी कि मार्च 2025 के दौरान कई दिनों तक बच्चों को अंडा वितरण नहीं किया गया। शिकायत सही पाए जाने के बाद विभाग ने 240 रुपए की वसूली भी की थी। लगातार शिकायतों और बार बार मिली अनियमितताओं के बाद आखिरकार विभाग ने सेविका को चयन मुक्त करने का फैसला किया है। वहीं पर DPO ने कहा कि कार्रवाई से पहले सेविका को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था। अब इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्र में भी हरकत मचा हुआ है। प्रशासन का साफ संदेश है कि बच्चों और फिर सरकारी योजनाओं पर लापरवाही करने वालों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।